महिला आरक्षण विधेयक बिल नहीं गिरा है, महिला आरक्षण विधेयक बिल पास हो चुका था। जो ये विधेयक गिराया गया है वो है परिसीमन को लेके, जो सीट आप बढ़ा रहे हैं गैर संवैधानिक तरीके से, और उन बढ़ी हुई सीटों में आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। गैर संवैधानिक तरीका कैसे बताएं? गैर संवैधानिक तरीका ऐसे है कि अभी तक हमारे पास जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। 2011 के हैं, सरकार ने कहा। अब ये बताओ जी, आपको कोई बीमारी है तो आप उसका एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट अभी की लगाओगे या 10 साल पुरानी लगाओगे? कांग्रेस ने ये एक बात नहीं, आप बताओ, आप अभी की रिपोर्ट लगाओगे 10 साल पुरानी रिपोर्ट लगाओगे? 16 साल में देश में जातीय व्यवस्था, जातीय ताना बाना, सामाजिक समीकरण कितने बदल गए हैं। आज से 16 साल पहले देश की स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है? क्या पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ये कर देंगे? सरकार का कहना यह है अगर जनगणना अभी होगी तो 29 में लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। वो चाहते हैं कि महिलाओं को 2029 तक मिल जाए। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं, कल प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि जो 2023 में हमारी और सरकार की बात हुई थी, यानी विपक्ष ने और सरकार ने जो तय किया था कि 543 सीटों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, जो उनकी 33% सीटें हैं, उन सीटों को छोड़ो, उसमें जो महिलाओं की सीटें बनेंगी उनको छोड़ो। विपक्ष छोड़ने को तैयार है, क्या बीजेपी छोड़ेंगी? और साथ ही हमने ये भी कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कोटा विद इन कोटा। कौन सा? ओबीसी की महिलाओं का, दलित महिलाओं का, आदिवासी महिलाओं का, जो संवैधानिक अभी है। एसटी का तो है ऑलरेडी ना, ओबीसी का भी करो, 27% तो करो। करिए ना, नहीं है तो कीजिए ना। जब ओबीसी का 27% नौकरी में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, तो यहाँ भी कीजिए। अब इस तरीके से तो क्या होगा कि ओबीसी की महिलाएं संसद में नहीं पहुँच पाएंगी, फिर तो वो सारी की सारी जो सवर्ण महिलाएं हैं वो उनकी सीटें खा लेंगी। असली लड़ाई जो विपक्ष की और इंडिया गठबंधन की वो यही तो है कि जातिगत जनगणना हो जाए और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार मिल जाए। अमित शाह जी एक तरफ से ये तो कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है तो अब सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए, विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए। हम उनकी बात मान रहे, बढ़नी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है। क्या सिर्फ आप संख्या बढ़ा के, जैसे अभी बात हो रही जिसमें दक्षिण के कुछ राज्य हैं उन लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है। रेवंत रेड्डी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि केरल में अभी 20 सांसद हैं, अगर परिसीमन होता है अमित शाह जी के हिसाब से तो 20 से बढ़ा के आप 30 कर दोगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं, क्या वो 80 से बढ़ के 90 होंगी? नहीं, वो 80 से बढ़ के 120 हो जाएंगी। तो डिफरेंस कितना आएगा? पहले 60 सीटों का डिफरेंस था, अब डिफरेंस आ जाएगा 90 सीटों का। यानी कि सुनिए तो श्रीमान जी, यानी कि 30 सीटों का ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और उन्होंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 सीट के अंतर से गिर गई थी, मात्र 1 सीट के। तो यहाँ पे बात परसेंटेज की नहीं है, जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम उसी प्रोपोर्शनेट में संख्या बढ़ाएंगे। बात प्रोपोर्शनेट की नहीं है, बात है नंबर्स की। तो जितने नंबर आप उत्तर भारत में बढ़ा के दे रहे हैं, अगर सपोज उतने ही आप दक्षिण भारत में बढ़ा दीजिए। अब जितने आपने, देखिए पुरानी जो गलतियां हो गई, अब जरूरी थोड़ा ही है कि पुरानी गलतियों को ही दोहराया जाए। पुरानी तो बीजेपी ने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं। सबसे बड़ी गलती तो मैं ये मानता हूं कि मोदी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं, देश की जनता ने 2014 में बदलाव किया था, ठीक है, बदलाव किया, लेकिन उस बदलाव के बाद 2019 में क्या हुआ? वोटों की चोरी हुई। जो पुलवामा, उसके नाम पे वोट मांगा गया। 2024 में वो चोरी अब सीना चोरी के रूप में बदल गई है। अब आप देख रहे हो कि अब तो खुल्लम खुल्ला चोरी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करी जाए, हालांकि अब मुद्दा बदल रहा है, लेकिन अब मुद्दा चल रहा है तो बात होनी चाहिए। 2500 सैनिकों की वहाँ टुकड़ियाँ, सेना की टुकड़ियाँ वहाँ पहुँचा दी गई, अर्धसैनिक बल वहाँ पहुँचा दिए गए। आखिर बंगाल को आप एक तरीके से चुनाव की बजाय जो जंग की का जो युद्ध का मैदान है वो क्यों बनाने तो ले हो? क्या क्यों? आसाम में हालात ठीक थे, आसाम में आपने 1 चरण में चुनाव करवा दिया। बंगाल में हालात इतने ख़राब हैं कि आपको 2 चरण में चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। बंगाल में आपने 80 लाख से ज़्यादा वोटों की जो है हेरा फेरी कर दी है, जो वोट है वो ख़त्म करा दिए। चुनाव आयोग से आपको दिक्कत, CBI से दिक्कत, ED से दिक्कत, कोर्ट से दिक्कत आपको, ठीक है, हर चीज़ से तो आपको दिक्कत है। फिर आप है किस तरह? देखिए, देश में जब तक संविधान है
और जब तक न्याय कानून व्यवस्था है तो अगर कहीं अन्याय होगा तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमें दिक्कत होगी। कोर्ट अगर दिक्कत करेगा तो हम उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। सरकार ने जिस तरीके से, अब टॉपिक पे ही रहते हैं हम, जिस तरीके से ये महिला विधेयक कानून के बहाने जो अपने स्वार्थ सिद्धि करने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी शासित जहाँ जहाँ राज्य हैं वहाँ सीटें बढ़ा लें, जिससे कि आगे 2029 में जब चुनाव होगा तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं मतलब आपको हारने का डर था ना, कहने का मतलब बात हार जीत वाली कांग्रेस नहीं को है। हारने का डर है ना। आप बात हार जीत वाली नहीं है, बात है न्याय वाली। क्या हम देश की जनता के साथ न्याय कर पा रहे हैं? अभी आप जो बेसिक बुनियाद, महिलाओं के साथ न्याय नहीं होने दे रहे थे। महिलाओं के साथ न्याय होने से किसने रोका है? 2023 में जब ये महिला, कानून तो आप भी अब चाहते सुनो तो श्रीमान जी, 2023 में जब महिला विधेयक बिल रखा गया तो सबसे पहले हम ही लोगों ने उसका समर्थन किया कि ये हमारा बिल था। विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि भैया उस महिला विधेयक बिल को पहले लागू तो करो जो 543 सीटों पे बात हुई थी। अब ये आप नया सिगुफा 543 पे कोई बात नहीं हुई है। नहीं, बात इसी पे हुई है। देखिए श्रीमान जी, पहले बात सुनिए। अगर महिला विधेयक बिल लगाना है तो 543 पे लगाइए, और अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, परिसीमन कर रहे हैं, तो पहले जातीय जनगणना होने दीजिए, उसके बाद परिसीमन वही होगा। तो कह रही है सरकार के टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि लगने दीजिए, महिलाओं का प्रतिनिधि जल्दी आए। देखिए महिलाओं की हिस्सेदारी जल्दी। प्रधानमंत्री को अगर इतनी चिंता है पर इसको करने की, तो जो विद इन पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को देना चाहिए तो पहले बीजेपी एग्जाम्पल सेट करे। क्या बीजेपी ने इतनी महिला सांसदों को, इतनी महिला विधायकों को अपने यहाँ जगह दे रखी है? अपनी पार्टी में उतनी जगह दे रखी है? जो पार्टी हमें महिला विधेयक को लेके सदाचार के उपदेश दे रही है, जो हमें कानून सिखा रही है, पहले वो अपने आईने में जरा झांक के देख लें। बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं ये कह रहे हैं ना कि हम महिला सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करो आप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आप बिहार, ये जो 4-5 राज्य हम ले रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं। महिला शोषण की बात कर लो, महिलाओं पे अत्याचार की बात कर लो, तो आए दिन आपको ऐसी सैकड़ों खबरें मिलेंगी जहां दलित, पिछड़ी, आदिवासी और सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ बीजेपी के नेता की शोषण की घटनाएं मिलेंगी। बीजेपी के नेता इनके साथ बलात्कार करते हुए मिल जाएंगे। तो पहले बीजेपी के नेता और बीजेपी पार्टी महिलाओं के प्रति अपने आचरण को ठीक कर ले। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान जी। क्या अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय मिला? मणिपुर की बात हो रही कि मणिपुर में जो हजारों की संख्याओं में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, क्या प्रधानमंत्री ने उनको न्याय दिया? उन्नाव पीड़िता, जो उन्नाव में जो कांड हुआ उसमें बलात्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? क्या वहाँ न्याय मिला? हाथरस की बात कर लो, जो दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ उसमें कौन पीड़ित लोग थे? क्या वहाँ न्याय दिया? क्या वहाँ प्रधानमंत्री कुछ बोले? जब महिला शोषण पे, महिला अत्याचार पे बीजेपी के नेता लिप्त होते हैं तो प्रधानमंत्री का मुंह क्यों सिल जाता है? प्रधानमंत्री की बोलती बंद क्यों हो जाती है? अमित शाह कोमा में क्यों चले जाते हैं और उपदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष जो है महिला विरोधी है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि पिछड़ी महिलाओं को उसमें मतलब कोटा नहीं है, मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्या कांग्रेस पिछड़ों को न्याय देगी? बिल्कुल न्याय देगी। आज से पहले न्याय दिया पिछड़ों को? दे रहे हैं। एक बात बताइए, हायर एजुकेशन में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन कौन लेके आया? कौन लेके आया? जब अर्जुन सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर थे तब मिला, ठीक है। बीपी सिंह की सरकार में 27% रिजर्वेशन मिला, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से पास कब हुआ? जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब पास हुआ ना। आप बीजेपी की कारगुजारी सुन लो, दर्शक भी जान ले। मध्य प्रदेश में 13% ओबीसी आरक्षण होल्ड पे डाल रखा है। 27% आरक्षण होना चाहिए। कमलनाथ जी 27% करके गए थे 14% से, लेकिन बीजेपी ने अब तक लागू नहीं होने दिया। राजस्थान में बीजेपी ने 21% पे अटका रखा, अब तक लागू नहीं होने दिया। उड़ीसा में, हाँ, उन्हें नहीं कर रहे हैं, ना तो वो कर रहे हैं और ना होने दिया जा रहा है। अब उड़ीसा में आ जाइए, उड़ीसा में अभी भी ओबीसी आरक्षण शून्य है, जबकि बीजेपी की वहाँ
वहाँ सरकार है। अब आ जाइए छत्तीसगढ़ में, जो हमने वहाँ पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ा रखा था उसको होल्ड पे डाल रखा है। अब देखो अब जब हम रिजर्वेशन पे आ रहे हैं तो अब जब आपको आपके मतलब का जवाब नहीं मिल रहा है तो आपने एकदम से घुमा फिरा के बात कर दी है। कांग्रेस और संपूर्ण इंडिया गठबंधन न्याय की बात करता है। न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से न्याय, जातीय रूप से न्याय, आबादी और हिस्सेदारी के हिसाब से न्याय। अब बीजेपी तो यहाँ हिस्सा चोरी कर रही है। पिछड़ों को मुख्यमंत्री बना रही है, आदिवासियों को राष्ट्रपति बना रही है, दलितों को राष्ट्रपति बना रही है, पिछड़ों को मंत्री। कांग्रेस ने कितने मुख्यमंत्री हिस्सा कितना दे रही है? बीजेपी ने कितना हिस्सा दिया? सरकारी नौकरियों में कितना हिस्सा दिया बीजेपी ने पिछड़ों दलितों को? सारी सरकारी नौकरियां अभी देख लो, बैकलॉग पड़ा हुआ है। NFS वो अलग से देख लीजिए आप। अब एक जो EWS आ गया, 27% आरक्षण पूरा किया था। अब जो EWS एक आ गया है, EWS की कट ऑफ देखो और OBC की कट ऑफ देखो। वहाँ आप देख लीजिए कि OBC की कट ऑफ ऊपर जा रही है, EWS की तो SC के बराबर आ रही है। तो बीजेपी तो चारों तरफ से दलित, पिछड़े और आदिवासियों, खास तौर से पिछड़ों के हकों की मारी कर रही है, हकों की चोरी कर रही है, हिस्सा खा रही है। और यही साजिश है प्रधानमंत्री मोदी की। मोदी ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक बिल के नाम पर एक परिसीमन कर लें, चोरी से सीटें बढ़ा लें और उन सीटों का फ़ायदा किसे मिले? जो सवर्ण वर्ग, संभ्रांत वर्ग के एलीट क्लास के लोग हैं उनको उसका फ़ायदा मिल जाए, व्यापारियों को उसका फ़ायदा मिल जाए, देश के पूंजीपतियों को उसका फ़ायदा मिल जाए। अमित शाह जी को सांसदों, विधायकों की तो संख्या दिख रही है बढ़नी चाहिए, लेकिन अमित शाह जी को ये नहीं दिख रहा है कि सरकारी यूनिवर्सिटी बढ़नी चाहिए, सरकारी कॉलेज बढ़ने चाहिए, सरकारी अस्पताल बढ़ने चाहिए, सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का वो बढ़ना चाहिए। वो अमित शाह को नहीं दिखता, क्योंकि अमित शाह को पूंजीपतियों से हर महीने हफ्ता वसूली करनी होती है। अगर इतना अच्छा फैसला लिया तो अपर्णा यादव क्यों आपके पोस्टर जला रही है, क्यों झंडे? अपर्णा यादव इस समय बीजेपी की नेता हैं। उन्होंने 2022 में पाला बदल लिया है और वो बीजेपी के समर्थन में और विपक्ष का विरोध करने में मर्यादा भी भूल गई हैं कि अपने जेठ अखिलेश यादव जी की जो झंडे पे जो फोटो लगी थी उसको भी जला रहे हैं। यानी कि आप राजनीति के चक्कर में आपने अपना कद इतना गिरा लिया, आपने अपना चरित्र इतना गिरा लिया कि आप अपने जेठ की फोटो गिरा रही हैं। भैया ये बताओ, आप विरोध करो, अच्छी बात है, लेकिन विरोध के चक्कर में आप कम से कम जो मर्यादाएं हैं उनको तो ना लागो, मर्यादाओं को तो ना लागो। विपक्ष का आप हमें बताइए, कोई भी ऐसा सांसद हो, विधायक हो या नेता हो जो इस तरह की मर्यादाओं को लांघता हो। आप बताइए कभी किसी भी सांसद, विधायक या बड़े नेता ने प्रधानमंत्री का पोस्टर कहीं जलाया हो? हम विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री पिछड़े विरोधी हैं, प्रधानमंत्री कांग्रेस विरोधी है। आम जनता कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता बता दीजिए जिसने, हाँ ये बात अलग है, कबर खोदने वाले वो अलग है, कबर खोदने वाले वो बीजेपी वाले ही हैं, वो बीजेपी वाले ही लोग हैं, वो पैसे दे के बीजेपी वाले ही लोग ही लगवाते हैं, चाहे JNU हो चाहे DU हो। आज DU की भी आप घटना देख लीजिए, गार्गी कॉलेज में किस तरीके से ABVP के गुंडे गए हैं और वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनके साथ बदसलूकी करी, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये इनका महिला सम्मान है। और जहाँ भी आप चले जाओ हर जगह ये लोग महिला सम्मान और महिला अस्मिता को तार तार करने में लगे पड़े रहते हैं।